नमस्कार दोस्तों, जीवन प्रतीक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। और स्वागत है हमारे मेहमान डॉक्टर गौतम चटर्जी का, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका भी स्वागत है। अभिनंदन आपका। मेनका जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं सुंदर मुक्त और आनंदित हूँ। और अभी तो बिल्कुल आनंददायक स्थिति है क्योंकि संवाद में हूँ। गौतम जी, आप हर बार हर एपिसोड में हमारे दिए हुए विषय के साथ साथ कुछ ना कुछ नया बताते हैं और बिल्कुल अलग होता है। तो आज इसीलिए हमने कोई विषय नहीं रखा है। आज आप कुछ नया बताइए जो बिल्कुल अभी अभी अलग मैं हो। कुछ नया बता के लौटा हूँ। अभी लखनऊ गया तो वहां कुछ नया हो गया बताना। और बॉम्बे गया तो वहां कुछ नया बताना हो गया। होता यह है कि जब किसी विषय पर बात होती है तो जो नई चीज है वो अपने आप प्रकट हो जाती है। जी। तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। तो होता क्या है कि जो मौलिक होता है वो हमेशा नया होता है, या जो नया होता है वो मौलिक होता है। लेकिन आप बहुत कुछ, कई बार नई सब्जियां आती हैं मार्केट में, नई मिठाइयाँ आती हैं। तो मौलिकता को देखना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तो है कि मौलिकता प्रकट हो सकती है ज्ञान के स्तर पर। और ज्ञान के स्तर पर होता क्या है कि कई शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, और हम लोग को बचपन में उसी शब्द के लिए कई शब्द और सिखाए जाते थे, उसी के अर्थ के लिए। आज भी लोग एक ही बात को कुछ बोलते हैं, एक ही बात को कुछ और बोलते हैं। जैसे वो जो चलनी होता है, छानने वाला, उसको शहर के लोग जो है चलनी बोलते हैं, है ना, जिसे छाना जाता है चलनी। गांव के लोग तितऊ बोलते हैं। संस्कृत में भी तितऊ शब्द है। शब्दों को लेकर के हमेशा ही, शब्द और भाषा को लेकर के मेरे भीतर हमेशा ही एक प्रवृत्ति रही है कि उसकी पवित्रता की ओर जाए। और ऐसे शब्द आपने बहुत सुने होंगे। जैसे एक ही अर्थ के लिए कई शब्द होते हैं, उसको हम लोग समानार्थक या समानार्थी बोलते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि कमल बोलना हुआ तो कोई पंकज बोलेगा, कोई जलज बोलेगा। तो अम्ब होता है पानी, अम्बुज भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के कई शब्द होते हैं जिसके अर्थ एक ही होते हैं। इसके लिए कई शब्द होते हैं जिसको अंग्रेजी में सिनोनिम्स बोलते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ और भी होता है कि एक ही शब्द होता है, उसके लिए कई अर्थ होते हैं। अब जैसे संस्कृत में एक शब्द है यजन। यजन का मतलब यज्ञ करना भी है, यजन का मतलब सोच विचार करना भी है। ये सब ज्ञान की बातें आ जाती हैं। और ज्ञान के लिए जो शब्द हमारे यहाँ वेद है, वेद के भी चार अर्थ हो जाते हैं जब उसके धातु में जाते हैं, जिस धातु से ये डिराइव किया गया है, इससे जो इसके सारे अर्थ। तो लाभ के अर्थ में भी वेद का विद धातु जो है प्रयोग होता है। तो थोड़ा सा नीरस हो सकता है सुनना, लेकिन ऐसा है कि जब कोई लाभ चाहिए होता है उसके लिए भी विद्युत धातु है वेद। और सत्ता के लिए भी है, जो हमारी सत्ता है उसके लिए भी वेद है। हमारा अस्तित्व है उसके लिए भी वेद है। और ज्ञान के अर्थ में भी वेद है। वेद चार अर्थों में हो चला जाता है, एक ही शब्द चार अर्थों में। तो इसको जानना क्यों जरूरी है? हम तो एक ही शब्द का एक ही अर्थ जानना चाहते हैं, या जीवन में व्यवहार में वही आता है। लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम कोई प्राचीन ग्रंथ पढ़ने जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में क्या होता है कि सिनोनिम्स की तरह से होमोनिम्स का भी प्रयोग बहुत हुआ रहता है। होमोनिम्स कहते हैं जहाँ पर एक ही शब्द हो, उसके अर्थ अलग अलग हो जाए। हमने सिनोनिम्स के लिए बताया ना कि जैसे एक ही अर्थ के लिए कई शब्द हों, वैसे होमोनिम्स का मतलब होता है कि शब्द एक ही होगा, अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। इसके मैंने उदाहरण दिए। तो अगर हम इनको नहीं जानते हैं, होमोनिम्स क्या होता है या एक्रोनिम क्या होता है, तो ग्रंथों को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ जैसे एक शब्द से कई अलग अलग अर्थ हैं, उसको संस्कृत में कहा गया है ऐक्यपदिक। अब सुनने में कठिन लगता है क्योंकि इसको कभी सुना ही नहीं गया, पढ़ा ही नहीं गया है। एक जानते हैं, एकता जानते हैं, ऐक्य हो सकता है, ऐक्यपदिक। ऐक्यपदिक का मतलब होता है होमोनिम्स।
ऐसी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम लोग बचपन में पढ़ते हुए, विरोध कोई एक शब्द है उसका उल्टा, ठंडा है तो गर्म। तो ये पढ़ाने पर हम लोग को आगे कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। होमोफोन्स भी बचपन होते में हैं। सिनोनिम्स होमोफोन्स, क्या? homophones having the हाँ, same हाँ वो तो, pronunciation but different with spellings, homophones जो हाँ होते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग अभी गेम्स में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, होमोफोन्स होते हैं। वो फोनोलॉजी या फोनेटिक्स की ओर हम लोग जब जाते हैं तब ऐसा होता है। लेकिन अभी हमको सिर्फ बचपन में सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ाया जाता है। तो उसी से जुड़ती हुई चीजें यदि ये दो और हैं, होमोनिम्स और एंटोनिम्स, सब में निम्स निम्स आ रहे हैं ना। तो लेकिन ये हम लोग को उस वक्त पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 6, 7, 8 क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा? अच्छा, पढ़ाते समय ये रुचि भी नहीं बनाई जाती हम लोगों में कि हम लोग खुद से इसको जाने आगे, और इस सिनोनिम्स के आगे कुछ और होता है कि नहीं, एंटोनिम्स के आगे भी कुछ और होता है कि नहीं। यदि जब भारतीय ग्रंथ पढ़ने जाते हैं तब इसकी जरूरत होती है, या कोई भी प्राचीन ग्रंथ पढ़ने जाते हैं तो उसकी जरूरत होती है। तो होमोनिम्स तो हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है, और एंटोनिम्स भी हम लोग को जानना चाहिए। जानते ही हैं, विरोध, एक दूसरे के विरोध में एक्रोनिम होता है। एक्रोनिम का मतलब होता है कि अ, कोई शब्द ऐसा जो जितने अक्षरों से बना है, वो हर अक्षर किसी शब्द को बता रहे हैं। इसको एक्रोनिम, सरल शब्दों में हम लोग, एक्रोनिम के एक्चुअली स्पेलिंग पहले आप हमें बताइए। एक्रोनिम, इसका एक्रोनिम के। एक्रोनिम का है ACRONYM। ACRO एक्रोनिम NYM, जैसे सिनोनिम्स में है, या एंटोनिम्स में, या होमोनिम्स में, निम NYM। NYM, ये एक्रोनिम हो तो गया हाँ, वो तो हाँ। ACRO। हाँ, एक्रोनिम, एक्रोनिम में क्या होता है, कोई एक शब्द है तो जितने अक्षरों से बना है वो हर अक्षर एक शब्द को डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने लिखा है, तो भरत जो है भ र त, एक एक शब्द को बताने के एक एक अक्षर लिए गए। जैसे भ जो है वो भाव से भ लिया गया है, भ र त, र जो है वो रंग से लिया गया, रंगमंच है उसका र लिया गया। त जो है वो ताल का त लिया गया। तो भाव रंग ताल इतना पूरा न करके भ र त भरत हो गया, ये नाम लगता है ना। ऐसे ही हमारे यहाँ एक शब्द है भैरव। जैसे बनारस में कई भैरव हैं, बटुक भैरव, काल भैरव। लेकिन कश्मीर में क्या है, सबसे शिव का जो सर्वोच्च रूप है उसको भैरव कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ विश्वनाथ कहा जाता है, शिव या शंकर कहा जाता है। तो ये जो भैरव है वो भी भ र व, तीन अक्षरों, तीन जो अक्षर है वो तीन शब्दों से लिए गए हैं। जैसे भरण रवन वमन। भरण रमन वमन जो है वो हम लोग जैसे जानते हैं कि सृष्टि स्थिति संहार, वैसे ही है। तो भरण माने की स्थिति, और भरण रमन, रमन का मतलब होता है एंड और मनन का स्टार्ट। वमन का मतलब होता है कोई चीज को हम लोग वमन करते हैं ना, तो क्रिएशन के लिए, सृष्टि। और जब स्थिति के लिए है, वो है भरण पोषण, भरण करते हैं स्थिति, किसी चीज को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं। और फिर संहार। तो वमन हो गया भरत। तो पहले तो ये पहले नहीं, भरत तो नहीं, भैरव, भ बोल रहे हैं ना। तो रमण बोल रहे हैं, वमन बोल रहे हैं। तो ये सृष्टि इसी संहार के लिए बनाया गया। इतना सोचिए, इतने सारे शब्दों को तीन अक्षर बता दिया गया है। भरण रवन वमन, भैरव भैरव। लेकिन हम लोग सोचते हैं भैरव कोई देवता है, भगवान है, उनकी मूर्ति बनाई जाती है। हम लोग काल भैरव दर्शन करते हैं, बटुक भैरव दर्शन करते हैं, आदि आदि। यहाँ पर जो 8 बटुक बरस, तो लेकिन सबका मतलब होता है, ये तब हम जान पाते हैं, हम शास्त्रों और ग्रंथों में जाते हैं। तो इसको हमारे यहाँ शीर्षणा शब्द कहा गया है हिंदी में। अंग्रेजी में इसको एक्रोस्टिक वर्ड कहते हैं। उसी से एक्रोनिम से आया एक्रोस्टिक वर्ड। सिनोनिम से आया है, ये सिनोनिमस है। एंटोनिम से ही एंटोनिम, एंटोनिम शब्द है ना। उसी तरह से होमोनिम्स होते हैं, हमने बताया। लेकिन इसका शास्त्र में, या इसका यूज क्या है, व्यवहारिक यूज क्या है शास्त्रों में? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र की बात करें, नाट्यशास्त्र में क्या हुआ है
कि कोई एक शब्द आया है, उसको बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि चतुरश्र। चतुरश्र का मतलब होता है वर्गाकार। तो नाट्यशास्त्र में जब भी बताया जाता है कि 3 तरह के हॉल बनाए जाने चाहिए, ऑडिटोरियम बनाए जाने चाहिए, एक वर्गाकार, एक आयताकार, एक त्रिभुजाकार। और ये भी, और उसमें भी बताया गया है कि जो आयताकार होता है वो देवताओं के लिए होता है, वर्गाकार राजाओं के लिए होता है, सामान्य लोगों के लिए त्रिभुजाकार होता है। इसको जब आप बना रहे हैं सामान्य वाला, वो जब मध्यम आकार का होगा, छोटा या बड़ा नहीं, वो एप्रोप्रिएट होगा, वो प्रशस्त होगा, वो सही होगा। क्यों सही होगा? पहले के जमाने में माइक होता नहीं था, लाइट नहीं होता था, तो जो डायलॉग बोला जा रहा है, जो गाना गाया जा रहा है, वो सबको सुनाई दे, इसलिए वो किया जाता था। तो उसमें आयताकार के लिए शब्द है संस्कृत में विकृष्ट। उसके बाद वर्गाकार के लिए चतुरश्र, त्रिभुजाकार के लिए त्रिश्र। ये जब टीचर पढ़ाता है विद्यार्थी को रंग कर्म की दुनिया में नाट्य शास्त्र, तो इसको समझ में आ जाता है कि चतुरश्र माने वर्गाकार। इसमें 4 कोने होंगे और सिमिट्री होगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी एकदम, उसमें कोई लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा नहीं होगा, सेम होगा, है ना। अब क्या है, तो उसने उसको जीवन भर के लिए समझ लिया कि चतुरश्र का मतलब होता है वर्गाकार, स्क्वायर। क्लियर? आपको भी क्लियर हो गया, हमें भी क्लियर हो गया। अब आगे जब नाट्यशास्त्र पढ़ने जाता है, तो उसमें जब नृत्य के लिए बहुत सारी मुद्राएं बताई गई हैं, तो वहाँ एक शब्द है नृत्य और नृत्य। जो प्योर डांस फॉर्म होगा उसके लिए नृत्य होगा, और जब उसमें भाव पक्ष अभिनय जुड़ जाएगा तो उसमें नृत्य हो जाएगा। ठीक है? उसमें एक शब्द आता है नृत्य हस्त। नृत्य हस्त एक टेक्निकल टर्म आता है, बताते हैं कि ये 15 प्रकार के होते हैं या 30 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का नाम क्या है? चतुरश्र नृत्य हस्त। अब वर्गाकार नृत्य हस्त कैसे होगा? कोई गड़बड़ हो गया ना, कि हम डांस का एक भंगिमा बताना है डांस का, वो वर्गाकार हो, तो वर्गाकार कैसे होगा? ऐसे गाने में बहुत सारी ध्रुवाएं बताई गई हैं कि इतने प्रकार की ध्रुवाएं होती हैं। उसमें एक जगह लिखा है चतुरश्र ध्रुवा, तो वर्गाकार ध्रुवा कैसे गाएंगे हम? अब गाने में उस पर कैसे 4 भुजाएं लाएंगे, 4 कोने होंगे जो बराबर होंगे, है ना। ऐसे ही फिर अभिनय करने के लिए वर्गाकार चतुरश्र भंगिमा बताई गई है, चतुरश्र गीत बताया गया है। तो प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें? भरत मुनि क्या कह रहे हैं कि आप एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसका अर्थ हमें बताया जा रहा है कि चतुरश्र माने वर्गाकार है। लेकिन चतुरश्र गीत कैसे होगा? चतुरश्र ताल बताया गया है, 2 तरह के ताल होते हैं, त्रिश्र चतुरश्र, त्रिभुजाकार और वर्गाकार। चतुरश्र ताल का भी टेक्निकल नाम है चच्चतपुर, और जो त्रेश्र ताल है उसका नाम है चाचपुर। तो मान लीजिए उसने डीप में नहीं जाते हैं अभी, एक चतुरश्र ताल है, तो चतुरश्र ताल का मतलब वर्गाकार ताल। तो वर्गाकार ताल हम कैसे जाने, कैसे क्या करें, है ना। चतुरश्र ताल, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, किस कोई भी रीडिंग करेगा यही होगा। अच्छा, अब हम इसको पढ़ने जाएंगे संस्कृत में, तो उसका चतुरश्र आ गया। चतुरश्र मान लीजिए हमें टीचर ने नहीं बताया है, तो हम चले जाएंगे इसका ट्रांसलेशन में। तो अंग्रेजी में इसका जो ट्रांसलेशन बताया गया वो स्क्वायर। नाट्यशास्त्र का जो पहला अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, उस वो मनमोहन घोष ने किया है। उन्होंने लिखा है चतुरश्र माने स्क्वायर। 3 तरह के ऑडिटोरियम होते हैं, उसने बताया कि स्क्वायर ऑडिटोरियम को संस्कृत में वहां चतुरश्र प्रेक्षागृह लिखा गया है। ठीक। अब आप हिंदी पढ़ने आएंगे, तो बाबूलाल शुक्ल शास्त्री ने पहली बार हिंदी में किया था, पूरा देश उसको पढ़ने जाता है, रंग कर्म के लोग, विद्वान, सारे लोग। तो उसमें लिखा रहता है कि 3 तरह के प्रेक्षागृह होते हैं, चतुरश्र, त्रिश्र, वितुश्र। चतुरश्र का मतलब वर्गाकार प्रेक्षागृह। क्लियर हो गया? अब उसके आगे किसी का ध्यान ही नहीं जाता है कि आगे चतुरश्र ताल भी लिखा हुआ है, और लोग इसको रट भी लेते हैं। क्लासेस में, जहाँ पर म्यूजिकोलॉजी क्लास होता है, वहां बता देते हैं कि भाई 2 प्रकार के ताल होते हैं, चतुरश्र, त्रिश्र। विद्यार्थी पलट को पूछता ही नहीं कि चतुरश्र में तो वर्गाकार। अब वर्गाकार ताल कैसे हो, ये न तो वो पूछता है न टीचर बताता है। ये भी बहुत दिनों से बोलते लोग चले आ रहे हैं।
अब मैंने आपको बताया कि चतुरश प्रेक्षागृह के अलावा चतुरश ताल, चतुरश ध्रुवा, चतुरश नृत्य हस्त, चतुरश भंगिमा, चतुरश गीत, चतुरश पद, ये सब बोला गया है। तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। बहुत कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा तो वो यही समझेगा कि जरूर चतुरश्र का कोई और मतलब होगा, लेकिन कैसे मतलब ले। तो इसके लिए भारत मुनि से पूछा जाता है कि भाई आप बताइए, आप ही ने 2,500 साल पहले ये ग्रंथ लिखा है। तो शुरू में छठे अध्याय में ही उन्होंने बताया है कि पूरे नाट्यशास्त्र को पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है। उसमें एक चीज और वो बताते हैं जरूरी, वो है निरुक्त। ये आपको शब्द सुनाई दिया ना, निरुक्त, तो कई लोग इसे निरुक्ति भी बोल देते हैं, छोटी। जो निरुक्त होता है, निरुक्त क्या होता है, तो बता रहे हैं कि किसी का भी शब्द का धातुअर्थ निरुक्त होता है। अभी कठिन लगने लगा, तो इसको अब हम लोग ऐसे समझे कि जैसे हम लोग किसी शब्द का वो अर्थ जो जिसमें क्रिया हो, एक्शन हो, क्योंकि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, एक्टिंग एक्शन, एक्टिंग करेंगे तो इसमें एक्शन आएगा ना। तो इसमें वही शब्द प्रयोग होंगे जिसमें एक्शन है। एक्शन का मतलब है बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सुनना, आप सुन रही हैं, बोलना, सुनना, आना जाना, मुस्कुराना, सारी चीजें है ना। अब इसको जब अंग्रेजी किया जाएगा तो हमेशा होगा टू स्पीक, टू लिसन, टू स्माइल, टू गो, टू वॉक, है ना। एंड टू लगेगा, टू लगने का मतलब ये वर्ब है, वर्बल मीनिंग। क्लास 1 की तरह बताया जा रहा है, लेकिन जरूरी है कि 1 से हम लोग एम ए तक जाएं। तो अब अगर पूछा जाएगा कि इंटेलिजेंस एक शब्द है अंग्रेजी का, इसका मतलब क्या होता है, तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा, बुद्धि बताएगा, प्रज्ञा बताएगा, उसके उसके तेजी बताएगा, कुछ तो बताएगा। लेकिन जब भी अर्थ में ना नहीं आ रहा है, खाना जाना, मिलना, सोना, मुस्कुराना, नहीं आ ना नहीं आ रहा है, यानी उसका वो अर्थ नहीं बोल रहा है, बोलता है कोई इंटेलिजेंस शब्द पूछने पर जिसमें एक्शन है, वर्ब है। तो इसके लिए क्या कुछ शास्त्र बनाया गया है? हाँ, बनाया गया है कि किसी शब्द का वर्बल मीनिंग जानना हो तो हम कैसे जानेंगे, वो ऐसे जानेंगे कि हम उसके रूट मीनिंग में जाएंगे। तो इंग्लिश का रूट मीनिंग हमेशा लैटिन में मिलता है, या फिर ग्रीक में मिलता है, या फिर जर्मन में मिलता है। तो जब इसका लैटिन रूट में जाएंगे तो पता चलेगा, रीड का मतलब होता है, इंटेलिजेंस का मतलब होता है टू रीड बिटवीन द लाइंस। आ गया टू, इसमें वर्बल मीनिंग आ गया। तो रूट मीनिंग ढूंढते क्यों है, रूट मीनिंग इसलिए ढूंढते हैं ना, क्योंकि जी। इंटेलिजेंस का जब भी आप कुछ मतलब बता रहे हैं तो उसमें टू नहीं आ रहा है। लेकिन टू तब आया जब हम उसके रूट मीनिंग में गए, इससे रूट मीनिंग में जाते हैं ना, उसका क्रियापद अर्थ, वर्बल मीनिंग जानने के लिए। वर्बल मीनिंग ही वर्ड का सही मीनिंग होता है। किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर जानना है, उसका वर्बल मीनिंग जानना चाहिए। ये तब होता है जब हम लोग क्लास 1 2 3 4 से एमए लेवल पर आ जाते हैं। अब हमको बड़ी किताबें पढ़नी है, अब हमको टॉलस्टॉय और एलियट की किताब पढ़नी है, नहीं तो वेस्ट लाइट समझ में नहीं आएगा अगर रूट मीनिंग तक नहीं जाएंगे। तो ये जानना चाहिए, क्योंकि बेसिक ग्रामर जैसे क ख ग घ सिखाया जाता है, भाषा से वर्तनी सिखाई जाती है, वर्ण सिखाया जाता है, शब्द वाक्य सिखाया जाता है, वो इसीलिए सिखाया जाता है कि आगे हम लोग इसको सही ढंग से बोल सके, समझ सके। तो अब जैसे मैं बोलता हूँ कि इल्यूशन मैंने क्या होता है, किसी से भी पूछेंगे वो बोलेगा भ्रम। इसमें ना तो आया नहीं, कोई तो बोलता नहीं कि भ्रम ना, आना जाना, खाना सोना की तरह से। तो इसका एक्चुअल मीनिंग जानने के लिए हमको जानना होगा कि वर्बल मीनिंग क्या है। एक्चुअल मीनिंग का मतलब वर्बल मीनिंग, वर्बल मीनिंग को जाने के लिए रूट मीनिंग में जाना पड़ेगा। रूट मीनिंग जो है फिर ग्रीक या लैटिन में जाना पड़ेगा, वहां लिखा हुआ है टू प्ले, सही मीनिंग वहां से पता चला इल्यूशन माने, वहां पर टू आ गया, खेलना, वो भ्रम होता है। इसी तरह से हम लोग जब संस्कृत के शब्दों के रूट मीनिंग में जाते हैं तो उसको हमारे यहाँ निरुक्त कहते हैं। कि किसी भी शब्द के रूट मीनिंग में जाना, उसे क्रियापद अर्थ में जाना, और किसी भी शब्द को का ऐसा अर्थ सही संदर्भ में जानना, इसको निरुक्त कहते हैं। तो जैसे लोग रूट मीनिंग में अंग्रेजी बोल रहे थे, वैसे इसमें बोलते हैं इसका धातु रूप जानना। धातु रूप में हम लोग जान पाएंगे कि क्या होता है। हम लोग को बचपन में संस्कृत में बताया जाता है कि शब्द रूप पढ़ो, धातु रूप पढ़ो। तब ये नहीं बताया जाता है कि धातु एक चीज होती है और धातु रूप एक चीज होती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक होता है कि दृश्य, दृश्य माने देखना, लेकिन दृश्यते दृश्यते करके कोई हम लोग रूप हम लोग को सिखाया जाता है ना, कोई पढ़ता है, यूज भी नहीं है। जब भी यूज होता है तो पश्यति पश्यते पश्यंती पढ़ाया होता है। तो फिर दृश्य का क्या मतलब हुआ?
दृश्य धातु है, पश्चित धातु रूप है। अगर ये नहीं जाने तो मुश्किल हो जाएगा। और ये जो धातु रूप होता है वो हमेशा लट लकार में, विधिलिंग में, और जिसको भूत, लट लकार का मतलब वर्तमान हो गया, और दूसरा जो होता है लोट लकार जो भूतकाल होता है, जिसमें अपठत, अपठताम, अपठत ये बोला जाता है। इस सब में जो होता है धातु रूप का प्रयोग होता है। लेकिन जो लिट लकार होता है, भविष्य काल, उसमें ये धातु रूप भी नहीं इस्तेमाल होता, वहां धातु यूज होता है। यहाँ पर अभी दृश्य था, तो अब द्रक्ष्यति दृश्यते चलेगा। दृक्षेत, पठिष्येत पठिष्यताम, पठिष्यति पठिष्यते जब हम बोलते हैं कि भविष्य काल बोलते हैं लिट लकार। तो द्रक्ष्यति दृश्यते चलेगा। जब जब अश्यति आ रहा है तब वो लिट लकार है। तो जो धातु होगा वो हमेशा लिट लकार में होगा, जो धातु रूप होगा वो हमेशा इन चारों में होगा। लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग आदि आदि। ठीक है। ये इतनी कठिनाई में भी हम नहीं ले जाते हैं आपको, सरल सरल करते हैं। ये धातु और धातु रूप शब्द का माने क्लियर होगा किस चीज को हम बोल रहे हैं धातु। तो भारत मुनि नाट्यार्थ में लिख रहे हैं कि जिस शब्द का धात्वार्थ यानी धातुगत अर्थ पढ़ते हैं उसको निरुक्त कहते हैं। अच्छा, अब निरुक्त ये क्लियर हो गया कि उसका जो रूट मीनिंग है उसको पढ़ कहते हैं। अब निरुक्त कैसे हुआ, क्यों आया, कहाँ से आया, उसको भी शॉर्ट में जान लें। कि जब वेद लिखा गया तो बहुत सारे शब्दों के मतलब समझ में नहीं आ रहे। तो एक ऋषि हुए जिन्होंने क्या किया, जैसे टेक्निकल टर्म्स है, कठिन शब्द, उसकी लिस्ट बना ली। और उस लिस्ट को उन्होंने कहा निघंटु। फिर एक एक शब्द को ऐसे बताते चले कि इस शब्द का ये मतलब होता है, इस शब्द का ये मतलब होता है। वो निरुक्ति करने लगे। निरुक्ति करने लगे यानी निरुक्त शास्त्र बन गया इससे। निरुक्ति करने पर उस निरुक्त शास्त्र को जिस ऋषि ने बनाया उसका नाम है महर्षि व्यास। और वहां पर उन्होंने उसमें जो कई चैप्टर्स बनाए, तो निरुक्त के चैप्टर्स हैं, उसी में निघंटू भी है। निघंटू माने वो शब्दों की लिस्ट, जिसको आज हम लोग ग्लॉसरी बोल सकते हैं, सब शब्दों की सूची। तो इसमें प्रथम तीन, उसके भी तीन अलग अलग चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नाम है निघंटू, दूसरे का नाम है नैगमिक कांड, और फिर दैवक दैवक कांड। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सब जो है नैघंटुक कांड है। फिर जो उसके बाद जो हम लोग आगमिक कांड जिसको बोलते हैं, उस आगमिक कांड को या नैगमिक कांड का जो चैप्टर शुरू होता है चौथे से, वहां पर होमोनिम्स है। वहां पर पहले सिनोनिम्स है कि एक ही अर्थ के लिए कई शब्द कैसे हैं। उसके बाद फिर है एक्टपदिक शब्द, कई एक ही शब्द कई अर्थ हो रहा है। जब उसको पढ़ते हैं, जब निरुक्त पढ़ते हैं हम लोग, तब हम लोग नाट्य शास्त्र में आते हैं। वहां पर चतुरश्र के जितने भी मतलब है, चतुरश्र नृत्य हस्त, कॉन्टेक्स्ट बदल गया, मतलब बदल जाएगा। चतुरश्र ताल, मतलब बदल जाएगा, क्योंकि शब्द एक ही है, अर्थ बदल जा रहे हैं। तो चतुरश्र प्रेक्षागृह, तो ये जो एक शब्द है इसे, जिसके अर्थ कॉन्टेक्स्ट बदल रहे हैं तो बदल जा रहे हैं, वैसे बहुत सारे शब्द नाट्यशास्त्र में हैं, इसलिए वो नृत्य पढ़ने को बोल रहे हैं। इस तरफ जब से नाट्यशास्त्र को कंपाइल किया गया यानी 1925 से 2026 तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। आज आपसे जब मेरी बात हो रही है तो मैंने इस तरफ ध्यान दिलाया, एक नई बात हो गई। नई बात का मतलब मौलिक बात तो होती है, लेकिन नई बात तब भी होता है जब किसी पुरानी बात में हम नया अर्थ या नया भाव भरते हैं। और नया तब भी होता है जो पहले से इधर ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि मैं और मेरा शरीर, ये मैं क्या है, उधर ध्यान ही नहीं जाता है। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूँ जो हमेशा से हूँ, उधर ध्यान देना हमारा मानव जीवन का कर्तव्य है। तो वो ध्यान देना और दिलवाता जो है गुरु होता है। तो कई बार ध्यान जब उधर चला जाता है या दिलाया जाता है जो कि पहले से है, वो भी एक प्रकार का मौलिक अप्रोच ही होता है। तो या नया चीज ही तब होता है कि अरे इधर तो कभी हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया था, तो नया के रूप में आपके पास आया ना, जबकि है वो नया नहीं। लेकिन अब नया लग रहा है ना, जैसे आपने ये जाना, जैसे होमोनिम्स पहले भी था, या हमारे यहाँ नृत्य नाट्यशास्त्र में जो कहा गया है वो होमोनिम्स एक के पदिक है, वो तो पहले से ही है। लेकिन ध्यान दिलाने पर पहली बार जाना तो नया हो गया। तो मुझे लगता है कि नया का एक नया अर्थ भी मैंने इस कार्यक्रम में आपको दिया। आशा है भले ही नीरस और कठिन लगा हो, लेकिन कुछ तो नया आपको मिला होगा। नहीं, नीरस तो नहीं लगा, हाँ कहीं कहीं कठिन था, लेकिन उसको जानने के बाद वो रोचक ही लगा और मजा ही लगा। तो मित्रों, निश्चित रूप से इस एपिसोड में, इस अंक में आपको भी आनंद आया होगा कुछ नया जान के। तो गौतम जी, इस अंक के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अभिनंदन, आनंद।